अब साइमल्टेनियसली मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर, वो है सी वैल्यू। अब इस सी वैल्यू में मैं सिंपलिस्टिक वे में सी को कंसिडर करता हूँ कि कंटेंट कितना है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको मैं सिंगल एन से डिनोट करता हूँ और जिसको मैं हैप्लॉइड लिखता हूँ, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स के लिए, यानी सिंगल सेट के लिए प्लॉइडी या जो प्लॉइडी की वैल्यू होती है वो होता है n फॉर अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और फॉर 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स के लिए वैल्यू है n, प्लॉइडी का वैल्यू है n, सिर्फ एक सिंगल स्मॉल n। और इसके लिए एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए, यानी 23 क्रोमोसोम्स के लिए जो सी वैल्यू होता है वो होता है सी, एक सिंगल स्मॉल सी। ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 23 क्रोमोसोम्स, प्लॉइडी मतलब n, हैप्लॉइड, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। उसका सी वैल्यू, कंटेंट कितना रहेगा, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स के लिए जो सी वैल्यू रहेगा वो रहेगा सिर्फ एक सिंगल सी, ठीक है। तो जिस तरह हैप्लॉइड सेल के लिए वैल्यू क्रोमोसोमल नंबर n है, उसी तरह हैप्लॉइड सेल के लिए सी वैल्यू सी है। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो फॉर हैप्लॉइड सेल जिसका प्लॉइडी n है, उसका सी वैल्यू क्या रहेगा, सिर्फ सी रहेगा, ओके। अब ये कंटेंट क्या है, तो मैं आपको एक सिर्फ जनरल टर्म्स में समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे समझ लीजिए कि क्रोमोसोम्स का मास कितना है, ठीक है। जहाँ n आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताता है, नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, वहीं सी वैल्यू आपको मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताता है, ओके। अब यहाँ तक तो आपके लिए बात क्लियर है। फिर उस तरह से आगे हम देखते हैं, अगर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और n वैल्यू 2n हो जाता है, तो c वैल्यू भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2c हो जाएगा। अगर सिंगल सेट के लिए c है तो डबल सेट के लिए यानी 23 + 23 के लिए वैल्यू क्या हो गया, 2c, और उसी को मैंने बोला डिप्लॉइड सेल। तो एक डिप्लॉइड सेल के लिए जो प्लॉइडी रहेगा वो रहेगा 2n एंड जो c वैल्यू रहेगा वो रहेगा 2c। नाउ आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं एक ऐसा सेल है जिसके अंदर में 23 + 23 + 23 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एक सेट के लिए n है, दो सेट के लिए 2n है, तो क्या मैं 3 सेट के लिए 3n लिख सकता हूँ? यस, मैं लिख सकता हूँ। सर इसका c वैल्यू कितना होगा? एक सेट के लिए वैल्यू c है, दो सेट के लिए वैल्यू 2c है, तो 3 सेट के लिए वैल्यू क्या हो सकता है, 3c। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, ट्रिप्लॉइड। तो एक ट्रिप्लॉइड सेल के लिए वैल्यू प्लॉइडी कितनी होती है, 3 होती है, n की वैल्यू 3 होती है। एक सिंगल सेट के अगर एक ट्रिप्लॉइड सेल है तो प्लॉइडी होगी 3 और कंटेंट भी होगी 3। इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ रही है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना प्लॉइडी उतना कंटेंट? आप बोल सकते हो सर सब तो सेम चल रहा, अगर अब मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूंगा, जैसे 23 + 23 + 23 + 23, तो वैल्यू हो जाएगा 4n, कंटेंट वैल्यू हो जाएगा 4c। तो हाँ सर, इसके हिसाब से तो जो n की वैल्यू है वो c की वैल्यू है, तो ऐसा है तो n = c हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ये हर समय नहीं रहता,
ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू c एवरी टाइम, हर बार प्लॉइडी और सी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। यही आकर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर ऐसा क्यों कि क्रोमोसोमल नंबर जब बढ़ रहा है तो मास भी तो बढ़ रहा है। ओके, आपने बोला कि एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो n की वैल्यू प्लॉइडी n है, c वैल्यू c है। अगर 2 सेट्स हो जाते हैं तो 2n के साथ साथ 2c हो जाता है। अगर 3 सेट्स हो जाते हैं तो 3n के साथ साथ 3c हो जाता है। तो सर जितना n बढ़ रहा है उसी रेशो में c भी तो बढ़ रहा है, तो क्या n इज इक्वल टू c नहीं हुआ क्या? और मैंने आपको बोला कि नहीं, n इज इक्वल टू c नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू कुछ कंडीशंस में चेंज होती है। कैसी होती है वो मुझे यहाँ पर आपको बताना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी आप फेस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो यहाँ तक आई होप कि आपके लिए बात क्लियर होगी। ओके, सो हैप्लॉइड सेल किसको बोलते हैं? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड किसको बोलते हैं? अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम जनरली उसको पॉलीप्लॉइड सेल भी बोलते हैं। ट्रिप्लॉइड का एग्जाम्पल आप एंडोस्पर्म ले सकते हो, जो 10th स्टैंडर्ड में डबल फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि मेल गैमेट्स 2 आते हैं, एक मेल गैमेट जो रहता है वो फीमेल गैमेट के साथ में कंबाइन हो जाता है और सीड बनाता है, जबकि जो दूसरा मेल गैमेट रहता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में कंबाइन होके एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो रहेगा वो रहेगा ट्रिप्लॉइड, क्योंकि हर पोलर न्यूक्लियाई में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2 क्रोमोसोम्स के सेट हो गए, और एक थर्ड सेट खुद मेल गैमेट लेकर आ रहा है, पोलन ग्रेन से जो आया वो लेकर आ रहा है। इस तरह उसमें हो जाएंगे तीन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी ट्रिप्लॉइड 3n 3c। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वैल्यू चेंज कहाँ पर होती है, ठीक है। सो कुछ जनरलाइजेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हम चल रहे हैं सेल साइकिल की तरफ। मान लीजिए ये आपका एक डिप्लॉइड सेल है, और ये सेल जीवन फेज में गया। हम पढ़ चुके हैं जीवन फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब मेरा सेल जीवन फेज में होता है, ध्यान से सुनिए, व्हेन सेल इज इन जीवन फेज, या फिर मान लीजिए कि ये सेल G0 फेज में चला गया, क्विसेंट स्टेज में चला गया, सेल का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं उसको डिफरेंशिएशन बोल सकता हूँ, हो सकता है उसका और भी बेटर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट ऑफ माई कंसर्न फॉर नाउ, ठीक है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो सेल है वो या तो G0 फेज़ में है, या तो G0 फेज़ में है, या फिर मान लीजिए कि G1 फेज़ में है। दोनों में से किसी भी फेज़ में है, व्हेन द सेल इज इन G1 फेज़ और G0 फेज़, ठीक है। अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन हुआ क्या? तो नहीं हुआ। जब तक आपका सेल एस फेज में नहीं जाता तब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ, मतलब आपके डीएनए का कॉपी नहीं हुआ। इसका मतलब उसमें डीएनए कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आपने बोला कि सर 23 + 23, क्योंकि हम डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं तो सर 23 + 23 रहेगा, या फिर और अगर उसको बोला जाए तो सर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे।
लेकिन मैं ये कब की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा सेल या तो G1 फेज़ में है या फिर G0 फेज़ में है, अभी तक S फेज़ को क्रॉस नहीं किया है उसने, अभी तक S फेज़ में नहीं गया है, ठीक है। या मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ, व्हेन सेल हैज़ नॉट अंडरगॉन एस फेज, या फिर आप इसको बिफोर एस फेज भी बोल सकते हो, ठीक है। एस फेज से पहले, एस फेज से पहले, ओके, G1 फेज में या G0 फेज में। अब क्योंकि वो एस फेज में नहीं गया तो डीएनए का कॉपी नहीं बना, और अगर डीएनए का कॉपी नहीं बना तो जो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स उसमें थे वो एज इट इज थे। इसका मतलब सर उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, और ये सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, 2 सेट्स हैं मतलब डिप्लॉयड है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। बट होता क्या है कि जब ये सेल एस फेज में जाएगा, ठीक है, जब ये सेल एस फेज में जाएगा तो आपको पता है कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब क्या बनती है भैया, कॉपी बनती है, ठीक है। सो आफ्टर एस फेज क्या होगा, आफ्टर एस फेज क्या होगा कि ये 23 क्रोमोसोम्स प्लस 23 क्रोमोसोम्स, मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मान लीजिए कि ओरिजिनल क्रोमोसोम्स है, या फिर जो हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ, हम उसको पेरेंट डॉटर जनरली बोलते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आप समझ सको इसलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख रहा हूँ। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। हाँ, ये पेरेंट क्रोमोसोम्स है, ये है भैया आपका 23 का पेरेंट क्रोमोसोम। जब सेल एस फेज में नहीं गया, बट जब ये एस फेज में चला गया तो क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, और रेप्लिकेशन के बाद में क्या हुआ, तो ये 23 का कॉपी बना, प्लस ये 23 का भी क्या बना, कॉपी बना, ठीक है। इसका मतलब एक और सेट बन गया आपके पास में, पूरा का पूरा कॉपी बन गया, और इस कॉपी को मैं कहता हूं कि ये क्या है, डॉटर क्रोमोसोम्स है, ओके। सो 23 आपके पास में ओरिजिनल डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, हमने बोला डीएनए का कॉपी बन गया। जब डीएनए का कॉपी बन गया तो उतना ही अमाउंट ऑफ डीएनए का कॉपी बना है, यानी 23 की एक और पेयर बन गई भैया। तो अब आपके पास में 2 पेयर्स आ गई हैं, एक पेयर यानी 46 क्रोमोसोम्स पेरेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक पेयर यानी 46 क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट क्रोमोसोम्स है, और एक पेयर डॉटर क्रोमोसोम्स की है। तो आप बोल सकते हो कि सर अब अगर मैं पूछूं कि एस फेज में प्लॉइडी क्या होगी और सी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और एस फेज से पहले प्लॉइडी क्या है और सी वैल्यू क्या है। इस कंडीशन में प्लॉइडी क्या है और सी वैल्यू क्या है। जब आपका सेल एस फेज में नहीं गया, डीएनए का कॉपी नहीं बना, आपने बोला 23 का पेयर है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसका मतलब प्लॉइडी क्या रहेगा, डिप्लॉयड है मतलब 2n रहेगा, और सी वैल्यू सर आपने पहले बोला था जितना क्रोमोसोम उतना कंटेंट, मतलब अगर ये 2n है तो ये रहेगा 2c, ओके। लेकिन कब, जब आपका सेल रेप्लिकेशन में नहीं गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेल रेप्लिकेशन में चला गया, एस फेज हो गया, एस फेज होने के बाद में क्या हुआ, तो एक कॉपी बन गया जो पहले नहीं था, डॉटर क्रोमोसोम्स आ गए जो पहले नहीं थे, ठीक है।
डॉटर क्रोमोसोम्स आ गए, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्लॉइडी कितना है, तो आप बोलोगे सर ये पेरेंट क्रोमोसोम का आप 2n ले लो, 2 पेयर है तो, और एक काम करो सर ये जो डॉटर है ये भी तो पेयर में बने हैं ना, तो इसका भी 2n ले लो, मतलब 4n ले लो सर, प्लॉइडी हो जाएगा 4n, है ना। और अगर प्लॉइडी 4n है तो सर ये देखो 23 की 2 पेयर्स हैं, मतलब सी वैल्यू भी रहेगी 2c पेरेंट के लिए, पेरेंट सेट के लिए। वैसे ही सर डॉटर सेल के लिए भी ले लो, 2 सेट्स हैं तो 2c वैल्यू ले लो सर डॉटर सेल के लिए, यानी 4c, है कि नहीं। मैं बोल सकता हूँ कि एस फेज में प्लॉइडी 4n है और सी वैल्यू 4c है, लेकिन प्लॉइडी 4n नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको बिगिनिंग में सी वैल्यू इज इक्वल टू n नहीं बताया था। मैंने बोला कि ये हर स्टेज में नहीं होता, ठीक है। अब आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। मैं बहुत शॉर्ट में एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैंने अभी तक बताया। मैंने बोला कि जब सेल G1 और G0 फेज में है, S फेज में नहीं गया, उस केस में when the cell is in G1 और G0 फेज, ठीक है, और सेल S फेज में नहीं गया, उस केस में C वैल्यू वुड बी इक्वल टू n, ठीक है। सो व्हेन द सेल इज इन G0 और G1 फेज, इन दैट कंडीशन जितना n होगा, जितना प्लॉइडी होगा उतना ही C वैल्यू होगा, जितना प्लॉइडी होगा उतना ही C वैल्यू होगा, क्योंकि कॉपी नहीं बना ना भैया। बट अब जब सेल S फेज में चला गया है तो अब आपके पास में डॉटर क्रोमोसोम्स भी तो है, जो बाद में चल के सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं, आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे तो डॉटर क्रोमोसोम नहीं है ना, यहाँ सिर्फ पेरेंट क्रोमोसोम है। बट जब सेल एस फेज में चला गया, डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन हो गया, तो ये डॉटर क्रोमोसोम का भी तो एक एक्स्ट्रा सेट बन गया ना। तो जब ये सेट बन गया तो सर यहाँ पर भी तो आप लगा सकते हो ना कि 2 कॉपी बनी है, तो उस हिसाब से सर ये 4 हो जाने चाहिए, 2n 2c यहाँ से आना चाहिए, 2n 2c यहाँ से आना चाहिए, तो सर 4n 4c तो बराबर था। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे c वैल्यू, यहाँ पर इस केस में एस फेज में n इज नॉट इक्वल टू c वैल्यू, आपने ऐसा क्यों बोला सर। तो एक बात अब मेरी ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डॉटर सेट बना है, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बना है, लेकिन मैंने बार बार बताया कि ये एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, कॉपी है, ठीक है। ऑब्वियसली कंटेंट डबल होगी, क्वांटिटी जो है, ठीक है, सी वैल्यू क्वांटिटी बताता है, कंटेंट बताता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि पेरेंट क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम का एक और सेल बन रहा है, तो मास तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वांटिटी, ध्यान से सुनिए, क्वांटिटी डबल हो जाएगी, क्वांटिटी डबल हो जाएगी, यानी सी वैल्यू 4c हो जाएगी, ठीक है। 2c पेरेंट क्रोमोसोम का और 2c डॉटर क्रोमोसोम का, तो सी वैल्यू डबल हो जाएगी, लेकिन प्लॉइडी डबल नहीं होगी। सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो डॉटर क्रोमोसोम बना है, आपने ही तो बोला कि ये कॉपी है, ठीक है। और अगर ये कॉपी है तो इसके अंदर कोई नया जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, नो न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये कॉपी बना है, उसमें कोई भी क्रोमोसोम नया नहीं है जो नया डेटा दे आपको, नया जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे आपको, तो कोई न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं बना वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जो प्लॉइडी रहेगा, क्रोमोसोमल वैल्यू रहेगी, जेनेटिक डेटा का जो वैल्यू रहेगा, जेनेटिक डेटा का जो वैल्यू रहेगा वो उतना ही रहेगा, इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो उतनी ही रहेगी। बस इतना है कि उस इंफॉर्मेशन का एक कॉपी बन गया, तो ठीक है, कॉपी बना तो मैंने मास तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन इंफॉर्मेशन तो उतना ही है ना। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ये एक टेक्स्ट बुक है मेरे पास में, ठीक है, ये एक टेक्स्ट बुक है मेरे पास में,
अगर मैं इस टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, तो क्या वो दूसरी कॉपी में कुछ नया डेटा आएगा क्या, कुछ नया इन्फॉर्मेशन रहेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, इसका ही तो कॉपी है, जो नॉलेज ये बुक पढ़ने से मिलेगा वो इसका कॉपी पढ़ने से भी मिलेगा, कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बुक तो वही रहेगा ना, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैं इसका कॉपी बनाता हूँ तो उसका बल्क बढ़ जाएगा ना, मास बढ़ जाएगा ना, एक की जगह 2 बुक्स हो जाएगी, ठीक। सो ये जो 2 बुक्स हो गई है, मास बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है, मतलब सी वैल्यू बढ़ गई, कॉपी बनने के बाद में सी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जो डेटा था, जो इन्फॉर्मेशन था सर वो तो उतना ही है, कॉपी 1 बने या 10 बने, इन्फॉर्मेशन तो उतना ही है, डेटा तो उतना ही है, इसीलिए सी वैल्यू जो रहेगा वो 2c ही रहेगा। प्लॉइडी जो रहेगा, सॉरी एन वैल्यू जो रहेगा वो 2n ही रहेगा, प्लॉइडी उतना ही रहेगा, बट सी वैल्यू जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिए मेरी बात, देखो G0 और G1 फेज़ में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपका सेल S फेज़ में गया नहीं तो कॉपी बना नहीं, और कॉपी बना नहीं अगर, तो जितना सी वैल्यू रहेगा, यानी आपके पास में G0 और G0 फेज़ में इतना ही क्रोमोसोम है और इतना ही डेटा है। लेकिन जब आप एस फेज़ में चले जाओगे तो भैया इन्फॉर्मेशन तो यही रहेगी, डेटा तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसकी एक कॉपी बन गई तो मास बढ़ गया, कंटेंट बढ़ गई। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, बुक इस तरह से फेंकते नहीं हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। ओके, अब अगर मैं बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई एस फेज़ के बाद में क्या, ठीक, तो एस फेज़ एंड आफ्टर एस फेज़ भी मैं इसको बोल देता हूँ, आफ्टर एस फेज़ अप टिल एनाफेज़, ठीक है। यानी जब तक एनाफेज़ नहीं आ जाता, एस फेज़ से लेके एनाफेज़ तक इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यही रहेगा। डिप्लॉयड सेल के लिए, फॉर अ डिप्लॉयड सेल ये वैल्यू जो रहेगी ये प्लॉइडी 2n रहेगी और सी वैल्यू 4c रहेगी। एनाफेज़ के बाद में क्या हो जाएगा सर ऐसा, अब क्या चेंज होगा, अब क्या नई आफत आने वाली है, तो वो चीज़ जब हम एनाफेज़ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ, अदरवाइज कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। नाउ आई होप कि आपके लिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ों में, इस पूरे लेक्चर में हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए, तो हमने सेल्स के नेचर को देखा, हैप्लॉइड किसे कहते हैं, डिप्लॉइड किसे कहते हैं, ट्रिप्लॉइड किसे कहते हैं, प्लॉइडी क्या बताता है, तो प्लॉइडी आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताता है, या फिर आप ये बताइए कि इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कितना है वो बताता है। यहाँ एक और एडिशन कर देता हूँ मैं, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कितना है वो बताता है, डेटा कितना है वो बताता है। जबकि सी वैल्यू जो है ये कंटेंट बताती है, या फिर सी वैल्यू जो है ये कंटेंट बताता है, या क्रोमोसोम्स का क्वांटिटी कितना है ये बताता है। मास, क्वांटिटी से भी बेटर वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कि मास ऑफ जेनेटिक, या मास ऑफ जीनोम भी मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई जीनोम का मास कितना है, और एन वैल्यू बताती है कि जीनोम का कंटेंट कितना है, ठीक है, या फिर ये कहिए जीनोम का इंफॉर्मेशन कितना है। सो एन वैल्यू हमको बताती है जीनोम का इंफॉर्मेशन, और सी वैल्यू हमको बताती है जीनोम का मास। ओके, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जब मेरा सेल G0 फेज़ में रहेगा या G1 फेज़ में रहेगा, जब वो S फेज़ में नहीं गया तो S फेज़ से पहले उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर डिप्लॉयड सेल है तो, अगर डिप्लॉयड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 की पेयर्स रहेगी, डिप्लॉयड सेल रहेगा, प्लॉइडी 2n रहेगा, सी वैल्यू 2c रहेगी। बट जब यही सेल S फेज़ में चला जाएगा तो हमने बोला डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे,
एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा, तो भैया मास डबल हो जाएगा, यानी सी वैल्यू 4C हो जाएगी, लेकिन कंटेंट जो है इंफॉर्मेशन एन जीनोम का इंफॉर्मेशन उतना ही रहेगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी, आ गई होगी। एस फेज के बाद में एनाफेज तक यही रहेगा, एनाफेज में और थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो वो एग्जैक्टली जब हम एनाफेज स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप कि आपके लिए पॉइंट सारे क्लियर हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे G2 फेज के बारे में और सेल साइकिल को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।